नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। आज हम भारत की पार्किंग वाली अनलिमिटेड परेशानी का डीएनए टेस्ट करेंगे। भारत के महानगरों में हालात ऐसे हैं कि घर से निकलते ही लोगों को अपने वाहन की पार्किंग की चिंता सताने लगती है और ये चिंता कई बार पार्किंग को लेकर होने वाले लड़ाई झगड़े में भी बदल जाती है। भारत में अनियमित पार्किंग को ट्रैफिक जैम की एक बहुत बड़ी वजह माना जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक 30% ट्रैफिक जैम्स सिर्फ इसलिए लगते हैं क्योंकि ड्राइवर गाड़ी धीमी करके पार्किंग की जगह तलाश रहे होते हैं। भारत में मल्टी लेवल पार्किंग बनाकर इस समस्या को हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच ये है कि भारत के शहरों में पार्किंग अपने आप में एक मल्टी लेवल समस्या बन चुकी है, क्योंकि लोग कार पार्किंग के संस्कारों का पालन ठीक से नहीं करना चाहते, या ये कह लीजिए कि लोगों में अब वो संस्कार है ही नहीं। दुख की बात यह है कि हमारी व्यवस्था में कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो इसे रोक सके। देश के हर शहर में मल्टी लेवल ऑटोमेटेड पार्किंग बनने में तो अभी बहुत वक्त लगेगा, लेकिन हमने एक मल्टी लेवल डीएनए टेस्ट का निर्माण आज आपके लिए जरूर कर लिया है और आपको ये विश्लेषण मन लगाकर आज देखना चाहिए। इसके बाद हम भारत के लोगों की जान लेने वाली किल्फी का विश्लेषण करेंगे। आप में से बहुत से लोगों ने यह शब्द पहली बार सुना होगा। वैसे किल्फी कोई प्रचलित शब्द नहीं है, बल्कि इसे किल और सेल्फी को मिलाकर बनाया गया है, यानी किल करने वाली सेल्फी को किल्फी कहते हैं। जिस रफ्तार से सेल्फी की वजह से दुनिया भर में लोगों की मौत हो रही है, उसे देखकर यह लगता है कि बहुत जल्द ये शब्द भी डिक्शनरी में शामिल हो जाएगा। इस हफ्ते सेल्फी लेने के चक्कर में दिल्ली के 2 लड़कों की मौत हो गई थी। इन लड़कों की उम्र सिर्फ 14 और 15 वर्ष थी। ये अपने आप में एक चिंताजनक खबर है और ऐसा हादसा किसी के भी घर में हो सकता है। इसलिए हमारी आपको सलाह है कि आप अपने पूरे परिवार के साथ इस विषय पर हमारा आज का ये डीएनए टेस्ट जरूर देखें। इसके बाद हम लद्दाख से आई एक पॉजिटिव खबर आपको दिखाएंगे। इस खबर को देखकर आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप भी निजी स्तर पर कोशिश करके समाज में बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये खबर देश के उस हिस्से से संबंधित है जहां का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस है। मैं लद्दाख की बात कर रहा हूं, जहां एक व्यक्ति ने आम लोगों के साथ मिलकर अथक परिश्रम किया और वहां की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल कर रख दिया। जिस इलाके में 10वीं की परीक्षा में सिर्फ 5% छात्र पास होते थे, वहां पर अब 75% छात्र पास होने लगे हैं। आपने नोट किया होगा कि हमारे देश में मशहूर लोगों की भीड़ है और कई बार असली नायक इस भीड़ के पीछे कहीं पर खो जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो सेलिब्रिटीज हैं कई बार वो असली नायकों को आगे नहीं आने देते। ऐसा ना हो, इसलिए हमने आज एक ऐसे ही नायक को आपके सामने लाने का फैसला किया है। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। छोड़ दिया है। चंदू चौहान को आज वाघा बॉर्डर पर भारतीय अफसरों को सौंपा गया। 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक के दिन चंदू चौहान गलती से एलओसी पार कर गए थे। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ को इस बात की सूचना दी थी। 113 दिन के बाद चंदू चौहान की रिहाई से महाराष्ट्र के धुले में उनके गाँव में जश्न का माहौल है। मैं सबसे पहला तो भारत सरकार का शुक्रगुजार हूँ और जो प्रयास किए गए हैं हमारे जो एमओएस साहब है डॉक्टर सुभाष भामरे साहब, तो उन्होंने जो प्रयास किए हैं तो उनके जिंदगी भर मैं ऐसा नहीं भूलूंगा। चंदू चौहान की सुरक्षित रिहाई के बाद रक्षा विशेषज्ञों ने ये उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान अब जासूसी के झूठे आरोपों में पकड़े गए कुलभूषण को भी रिहा करेगा। ये बहुत अच्छा कदम पाकिस्तान ने उठाया है। इसी तरह कमांडर कुलभूषण जाधव, इन्हें भी वो रिलीज कर दे, इसकी हम मांग करेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि इसके लिए कांग्रेस की जिद जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी 100 सीटें देने को तैयार थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 सीटें कांग्रेस को देने का ऑफर दिया, लेकिन कांग्रेस 120 से कम पे मान नहीं रही थी। उस स्थिति में
मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो कांग्रेस वालों ने कहा फिर हमारा गठबंधन नहीं हो सकता है। गठबंधन पर बात खत्म होने का ऐलान अब तक नहीं हुआ है। कांग्रेस की आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें यूपी के पहले 2 चरण में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया गया। हालांकि कांग्रेस ये भी कह रही है कि समाजवादी पार्टी से बातचीत में कोई रुकावट नहीं है। तमाम सीटों पर जो भी 2 फेज की हैं, हम उसमें अपनी पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे। इसका मतलब ये अलायंस नहीं हुआ ना सर, दो चरणों के अलायंस नहीं है ना। बातचीत में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं है। इस बीच अखिलेश यादव कल अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे और इस दौरान मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे। आरक्षण पर आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य के बयान पर हंगामे पर संघ ने फिर अपना रुख साफ किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसको पूरा सपोर्ट करता है। ये मैंने भी कहा और मनमोहन वैद्य जी ने भी कहा, ये हमारा स्टैंड है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस विषय पर प्रस्ताव भी पारित किया वर्षों पूर्व। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि वो आरक्षण के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन सिस्टम है उसके पक्ष में रही है। इससे पहले कांग्रेस और बीएसपी ने मनमोहन वैद्य के बयान को आरक्षण के खिलाफ बताते हुए बीजेपी को दलित विरोधी बताया था। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस, उनका रिमोट कंट्रोल हो, सभी दलित विरोधी हैं। इनके इस संवैधानिक अधिकार को केंद्र व देश की किसी भी राज्य की सरकार और खासकर बीजेपी एंड कंपनी के लोग तथा इनके आरएसएस संगठन के लोग भी नहीं छीन सकते। यूपी में बीजेपी ने पहले 2 चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में ना तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का नाम है और ना ही वरुण गांधी और विनय कटियार का। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अभी स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट और आएगी। आज की जो लिस्ट गई है उसमें कुछ नाम नहीं है, लेकिन पार्टी जहां जहां आवश्यकता समझेगी जिन जिन नामों को जोड़ने का, वहां उनका नाम जोड़ेगी। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की नीति और नीयत में फर्क सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, पार्टी का विकास किया, उनका तो विनाश कर दिया गया। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी यूपी में चुनाव प्रचार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के चेहरे को भुनाएगी। साथ में पार्टी ने प्रचारकों की लिस्ट में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे को भी शामिल किया है। तमिलनाडु के सांस्कृतिक त्योहार जल्लीकट्टू से बैन हट गया है। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने दी। सीएम ने बताया कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने जल्लीकट्टू पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और 23 जनवरी को जल्लीकट्टू पर असेंबली में बिल आएगा। कल मुख्यमंत्री खुद जल्लीकट्टू उत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री देश के जनताओं का भावना जो होते हैं उसको समझ के जो भी सरकार ने किया वही काम किया। अध्यादेश की खबर के बाद तमिलनाडु में प्रदर्शन कर रहे लोगों में खुशी है। हालांकि अब तक प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। चेन्नई में मरीना बीच पर लोग अभी भी जुटे हुए हैं और पशुओं के लिए काम करने वाली संस्था पेटा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।